हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंतर्गत। और आज हम फिर से देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को। 67th बीपीएससी में किस प्रकार से हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसा क्वेश्चन 71st बीपीएससी में पूछे जाएंगे, उन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए आज आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपनी प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा मजबूत करते चलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना था? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है वो गुजरात में स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो गुजरात में स्थित है, वो कौन सा स्थल है? लोथल है या डाबरकोट या कालीबंगा या राखीगढ़ी? ये जितने भी जो पूछे जा रहे हैं स्थल, ये सभी स्थल कहाँ पे स्थित हैं ये भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको याद रखना है। और किस नदी के किनारे है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये गुजरात में स्थित वो कौन से स्थल है? ऑप्शन से अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप बता सकते हैं कि लोथल है जो गुजरात में स्थित है। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा कालीन स्थल जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है। जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में हुई थी एस.आर. राव के द्वारा। एस.आर. राव, ये याद रखना है। लोथल में गोदीवाड़ा, अग्निकुंड, रंगाई कुंड, मनके बनाने के कारखाने तथा 3 युग्मित समाधियां, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। 3 युग्मित समाधियां कहाँ पाया गया? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 युग्मित समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने करी थी। ठीक है, काडावर कोट जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, इस स्थल की खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। यह भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। कौन है? राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, ये ध्यान में रखना है। और इसकी खोज सूरज भान ने करी थी कब? 1969 में। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना है। किसने खोज करी थी, कब हुआ था, किस नदी के किनारे है, और कुछ साक्ष्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, कारिकाल, आदित्य प्रथम या राजाराम प्रथम? तो चोल वंश के जो संस्थापक हैं वो विजयालय हैं। ठीक है, विजयालय है। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम चलेंगे तो देखेंगे कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जिसकी राजधानी तंजावुर में थी। ठीक है, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर में। चोल पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। बाद में विजयालय ने चोल को बिल्कुल स्वतंत्र राज्य की तरफ स्थापित किया और चोल वंश की नींव रखी। विजयालय ने नरकेसरी की भी उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। किस देवी का मंदिर? निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। इसने नरकेसरी की भी उपाधि धारण करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? कहाँ कहाँ बौद्ध संगति हुई थी वो भी याद रखना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कहाँ हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन है ये भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। ठीक है, और किसके शासन काल में हुआ था ये भी आपको देखना है। तो अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था और ये जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। राजगीर जो जगह है वहाँ हुआ था। ठीक है,
राजगीर में हुआ था 438 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष महाकश्यप रहे। और अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। और शुभकामी सावक मीर भी बोलते हैं, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मोगलीपुत्तिस। ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं, अश्वघोष उपाध्यक्ष होते हैं। और कनिष्क के शासनकाल में ये बौद्ध संगति हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति। तो कितने प्रकार के बौद्ध संगति हैं? 4। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था कहाँ? राजगीर में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। और कौन उसके अध्यक्ष थे? महाकश्यप। ठीक है, ध्यान रखना है। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के शासनकाल में। और कहाँ हुआ? वैशाली में। इसके अध्यक्ष सुबुकामी हुए थे। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और स्थान कहाँ था? कुंडलवन। ध्यान में आपको चारों बौद्ध संगति जरूर रखना है, क्योंकि इससे बराबर एक क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? ठीक है, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? मट्टी, शूद्रक, कालिदास या भारवी? तो इसके आंसर हो जाते हैं भारवी। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चले तो किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक जो हैं वो भारवी हैं। इनका काल 6ठी-7वीं शताब्दी में है। यह काव्य किरात रूपधारी शिव एवं पांडुपुत्र अर्जुन के बीच के धनुर्बुद्ध तथा वाद वार्तालाप पर केंद्रित है। शूद्रक जो है इसकी रचना है मृच्छकटिकम। कालिदास की रचनाएं हैं मालविकाग्निमित्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेषदूत, ऋतु संहार। ठीक है, ये सब जो है कालिदास की पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान में रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ठीक है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ए इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खान, रजिया सुल्तान। किसके द्वारा बता सकते हैं आप? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत करी गई थी और फिर जो पूरा बनाने का कार्य है वो इल्तुतमिश करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। 1230 से 31 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। इसकी ऊंचाई है 240 फीट। प्रारंभ में यह 4 मंजिला था, किंतु फिरोज शाह तुगलक के समय चौथी मंजिल पर बिजली गिरने के कारण टूट फूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। फलस्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिला इमारत का निर्माण और करवाया, जो टूटा हुआ था ऑलरेडी उसका, और उसके ऊपर एक और, तो 2 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया। इस प्रकार ये 5 मंजिला इमारत के रूप में अभी स्थित है। और सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी अपने शासनकाल में। तो इस प्रकार जो कुतुब मीनार है वो 5 मंजिली इमारत है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्ण देव राय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह राय। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा था तो आपको पूरा बढ़िया से पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक अच्छी स्टोरी के रूप में आपको बताया था कि किस प्रकार से हरिहर और बुक्का ने दक्षिण की तरफ जब वो मूव करते हैं तो वहाँ जाकर के सही जगह पे हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत
वो संगम वंश की नींव रखते हैं, अपने पिता के नाम पे संगम वंश की नींव रखते हैं और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत होती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखें तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी हम्पी थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी। देवराय प्रथम हरिहर द्वितीय के बाद संगम वंश का शासक था, जिसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का भी निर्माण करवाया था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह राय ने की थी। इस वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंश का उदय होता है, संगम वंश, तुलु वंश, अरविडु वंश। इस प्रकार से एक अन्य भी है। तो ये जो 3 वंश हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तुलु वंश, अरविडु वंश और संगम वंश। ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे पढ़ा भी जाता है। तुलु वंश के अंतर्गत कृष्णदेव राय जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासन के समय सर थॉमस रो भारत आया था? किस मुगल शासन के समय सर थॉमस रो भारत आया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? ठीक है, किसके शासनकाल के समय सर थॉमस रो आया था? जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। और अकबर के मरने के पश्चात, आए तो थे अकबर से मिलने, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी थी तब तक, और उस समय जहांगीर शासनकाल प्रारंभ कर लिए थे और उन्हीं के पास सर थॉमस रो जाते हैं। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ देखें तो मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था। यह ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत थे के रूप में आए थे। सर थॉमस रो जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला था। 1616 को वह 1 वर्ष तक आगरा में रहा। थॉमस रो 2 बार बादशाह के साथ आगरा व मांडू में मनाए गए जन्मोत्सव सम्मिलित हुआ। वह 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा। 1619 ईस्वी में वह बादशाह जहांगीर का आश्रय लेकर के इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी तरह स्वागत किया जाता रहेगा। जहांगीर ने उसे खान की उपाधि भी दी थी, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर के द्वारा या अकबर के द्वारा? ख्वाजा निजामुद्दीन, अबुल फजल? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है, जिसके 5 भाग हैं। प्रथम भाग राजकोष, रत्नायर, शास्त्रागार, टकसाल, मुद्रा, वस्तुओं के मूल्य, बादशाह की दिनचर्या, दरबार के शिष्टाचार, दीने इलाही के नियम आदि का उल्लेख करते हैं। द्वितीय भाग इसके अंतर्गत राजकीय कर्मचारी, सेना का भाग, वेतन प्रणाली, आसोट और मनोरंजन आदि का वर्णन है। तृतीय भाग इसके अंतर्गत भूमि सुधार, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, न्याय संवत के प्रचलन। चतुर्थ भाग में हिंदू मुस्लिम दर्शन, संप्रदायों, विदेशी यात्रियों तथा कुछ संतों की विदेशियों का उल्लेख है। 5वें भाग में अकबर की कहावतें और अबुल फजल की आत्मकथा है। तो ये 5 भाग में जो लिखा हुआ आईने अकबरी है वो किसके द्वारा लिखा है? इम्पॉर्टेंट बस इतना ही है, आईने अकबरी किसके लिए लिखा गया, किस राजवंश के लिए लिखा गया और किसने लिखा? तो अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था
सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? गुजरात में, मद्रास में, बम्बई या उड़ीसा में? कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम चलेंगे तो देखेंगे 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के 12 महल जिले में अलेक्जेंडर रीड द्वारा पहली बार लागू की गई थी। ध्यान में रखिएगा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? मद्रास में। थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बनने के बाद 1820 ईस्वी में इसे पूरे मद्रास में लागू किया। 1825 में इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में बॉम्बे के गवर्नर एल्फिंस्टन द्वारा इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में शामिल था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आपको कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1792 में मद्रास में हुआ, 12 महल जिले में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा पहली बार लागू की गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा अंतिम क्वेश्चन जो है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजुमदार, दादा भाई नौरोजी। तो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वीडी सावरकर। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो वीडी सावरकर है इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन में देखें तो 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। आरसी मजुमदार ने अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 में 1857 विद्रोह को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम माना है। ठीक है, आरसी मजुमदार ने अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 में। ठीक है, तो इस प्रकार आपने सारे क्वेश्चन को देख लिया और हम समझते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे। और अगर आप डेली हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज से जुड़ते हैं तो लगभग 10 क्वेश्चन तो आपके पक्के हो सकते हैं, और हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन नहीं देखते, हमारे अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसके अंतर्गत जो फैक्ट्स हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और हम वो सारे फैक्ट्स को याद करके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। और हमें वो याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चन जो है बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है पूरे वीडियो को और बार बार रिपीट करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो तैयारी है मजबूत होता रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्ज़ाम में सक्सेस हासिल कीजिए। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।